हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। आज हम बात करेंगे आपके पोल साइंस चैप्टर नंबर आपका 2 है, जिसमें भारतीय संविधान में अधिकारों की हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, अधिकार क्या होते हैं इसके विषय में पूरा जानेंगे, कब से इसकी मांग की गई और कहाँ से शुरुआत होती है, आज कितने अधिकार हैं हमारे पास, बहुत कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ये हमारी एक्चुअली सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, इसकी दूसरी वीडियो है। हिस्ट्री की ऑलरेडी हम 3 से 4 वीडियोस डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी प्लीज़ जाइए उन्हें भी देखिए, अपना प्यार दिखाइए हमें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। देखिए, हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षित अधिकारों की जो सूची है, कहने का मतलब जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं और उसका संरक्षण कौन कर रहा है, स्वयं संविधान कर रहा है, उन्हें बचा रहा है हमारे लिए, तो वह अधिकार जो हैं वही आपके अधिकारों के घोषणा पत्र कहलाते हैं। और इसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। तो मोतीलाल नेहरू समिति लिखा है, लेकिन मोतीलाल नेहरू लिख देंगे आप, काम चल जाएगा। मोतीलाल नेहरू जी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता भी थे, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखो, कभी काम आ सकता है। दूसरा, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता ज़रूर होगा कि मौलिक अधिकार हमारे 6 होते हैं, बट ये नहीं पता होता कि भाई मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। व्यक्तिगत मतलब जब व्यक्ति अपनी प्रतिभा का, अपनी कौशल का विकास कर सके, आगे जीवन में बढ़ सके, तो उसके लिए मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें जाति, धर्म, रंग, एक प्रकार से या लिंग, नस्ल, मजहब या किसी भी लिहाज से कोई भेदभाव ना हो और उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। भारतीय संविधान की हम बात करते हैं तो आपके चैप्टर में तो ज़रूर ये 14 से आपके 32 हैं, लेकिन वैसे आप याद रखिएगा 12 से लेकर जो 35 अनुच्छेद है, इसमें पूरे तरीके से मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार हम वर्तमान की बात करें तो आपके 6 हैं, ठीक है। पहले 7 हुआ करते थे। एक मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया, वह मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संपत्ति का जो अधिकार था आपका, संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया है। कब हटा दिया है? 1978 में हटा दिया है, 44वें संशोधन के माध्यम से। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18 में अनुच्छेद याद रखिएगा। और समानता कहता है कि दोनों जो हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सब समान हैं हमारे सामने, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं आपके स्वतंत्रता की, जिसमें स्वतंत्रता में आप अनुच्छेद जो आपका 19 से 22 है, उसमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें आप कहीं भी आ जा सकते हैं, खुल के अपना जीवन जी सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, आप तब तक स्वतंत्र हैं जब तक आप किसी और के अधिकारों को नहीं छीन रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका है अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 से 24 में हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ गलत तरीके से अगर काम आप करवा ले उससे और फिर उसको उसका मेहनताना न दे, उसे उसका पैसा न दे जो उसको मिलना चाहिए, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अगर ऐसा हो तो आप इस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए जा सकते हैं। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हिंदू हो या आपके मुस्लिम्स हो या सिख हो या ईसाई हो, भारत एक ऐसा देश है जो सभी को आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को चुनें और कहीं भी अपने मज़हब के अनुसार अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आज़ादी हमें अनुच्छेद 25 से 28 में मिलती है, इस बात को भी याद रखिएगा। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का मतलब है हर इंसान को अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है, और शिक्षा मतलब उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को मिलती है, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा का अधिकार आपको पता ही होगा, भारतीय संविधान में हमारा 86 आपका संशोधन जो है, और 2002 में लगभग हमारा शिक्षा का अधिकार आ जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में है, और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। किसकी दी है? ये एक प्रकार से आत्मा और हमारा हृदय है। क्या है? हृदय। तो आत्मा और हृदय की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये आपके रहे 6 मौलिक अधिकार जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं कि समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, क्या है समानता का अधिकार। जो हमारा समानता का अधिकार है यह है क्या वास्तविकता में? तो देखिए, समानता का अधिकार हमारा है जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में जब हम रह रहे हैं तो कानून सबके लिए समान होगा, एक समान होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग या नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
यह भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी जो भी सारी दुकान है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उसमें प्रवेश वो कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें। स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, मैं आपके सामने अपनी बातें रख पा रहा हूँ, ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तो ये स्वतंत्रता का मेरा अधिकार है। जाति, धर्म, लिंग या नस्ल या जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, या इस प्रकार से मुझे ऐसा ना किया जाए कि मैं बोल ही ना पाऊँ, ये गलत है। संघ को बनाने, संघ का मतलब आप अपना ग्रुप बना सकते हो, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, जो भी ग्रुप है आप लोगों का समूह। देश के किसी भी भाग में मुझे बसने का अधिकार है, मैं चाहूँ तो जम्मू कश्मीर चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो कन्याकुमारी चला जाऊँ, मैं चाहूँ तो पूर्व आपका नॉर्थ ईस्ट में चला जाऊँ, या मैं गुजरात चला जाऊँ, तो इस प्रकार से मुझे आज़ादी है। उसके अलावा बिना किसी भेदभाव के कहीं भी कोई व्यापार कर सकता हूँ, इसकी मुझे स्वतंत्रता है। ये हमें स्वतंत्रता के अधिकार से मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण का मतलब होता है कि भैया यहाँ पे जैसे इसमें बच्चे का उदाहरण दे दिया है कि भाई 14 साल से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनसे श्रम नहीं करवाया जाएगा, तो ये उसमें है। लेकिन उसके अलावा जबरन अगर श्रम करवाया जा रहा है, मजबूर नहीं किया जा सकता मुझे, बाल मजदूरी नहीं हो सकती, और दास प्रथा मतलब मुझसे काम करवा लिया गया लेकिन मेरा मेहनताना मुझे नहीं दिया जाएगा, या फिर मनुष्य को खरीदना बेचना, बंधुआ मजदूरी, ये सब का सब आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद आपका 23 से 24 जो आपका है उसके तहत है। तो अगर आप चाहें तो न्यायालय में आप जा सकते हैं अपने अधिकारों के खिलाफ, अगर आपके कभी ऐसा हो आपको मतलब अधिकार छीने जाएं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए। सभी धर्मों को अपने में बदलने का अधिकार है कि आप उसको धर्म को बदलिए, जो भी चीज़ें करनी है करिए, पूजा पाठ, सत्संग या धर्म का प्रचार करिए, धार्मिक क्रियाकलाप करिए, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार कहता है कि आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब एक प्रकार से अपने संस्थान खोल सकते हैं, और सभी जगहों को एक प्रकार से शिक्षा का अधिकार सभी व्यक्ति को। संस्थान का मतलब जैसे इस्लाम में आपके मदरसे होते हैं, आपके हिंदू में गुरुकुल हुआ करते हैं, चर्च के आपके काफ़ी स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल टाइप होते, तो वो अपने धर्म का ही प्रचार कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो उसमें एग्जाम्पल ये देना चाह रहा है कि आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या समझते हैं। देखिए, संवैधानिक उपचारों का जो हमारा अधिकार है ये बेसिकली इस बारे में बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई अधिकार आपका जो है जिसमें हम समानता है, स्वतंत्रता है, या कोई भी अधिकार है वह लागू नहीं होता है, उसे मतलब नहीं दिया जा रहा आपको, तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जाइए, उच्च न्यायालय जाइए और अपने अधिकार को बचा लीजिए, मतलब हनन होने से। तो इसमें इस व्यवस्था इसकी की गई है। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसे आत्मा और हृदय कहते हैं संविधान का। तो देखिए, यहाँ बात भी है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अधिकार है, ये संवैधानिक है। यहाँ पे अधिकार तो लिख दिया लेकिन संवैधानिक है, ठीक है, जो 6 वाला सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका, आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है, याद रखिएगा इस बात को। और हाँ, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं, ठीक है। और भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ न्यायालय में जो हमें रिट हमारे होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाले जो रिट है आपके, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके आते हैं। तो हमारे 5 रिट होते हैं। कितने रिट होते हैं? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार पृक्ष, उत्प्रेक्षण रिट। कितने रिट होते हैं? 5 रिट होते हैं। देखिए, 2 ये रहे और 3 निषेधादेश, अधिकार पृक्ष और उत्प्रेक्षण रिट। अब पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जब मैंने उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, तो अब मुझे न्यायालय के सामने, मान लीजिए न्यायालय है, मुझे उस सामने उस व्यक्ति को वहाँ ले जाना पड़ेगा, जज के सामने बैठाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर और उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसको मैं लेके गया हूँ, कोई खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे देगा, और अगर मिल गया है तो फिर उसे जेल भी भेजा जा सकता है, वो तो आगे की प्रक्रिया है, ठीक है। आगे हमारा है इसमें परमादेश। देखिए, परमादेश जो आपका है, इसमें जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने पद का, अपने कानूनी या अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन सही से नहीं कर रहा हो और हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए। देखिए, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों को दुरुपयोग करता है। जैसे पुलिस वाले अपना दायित्व सही से अगर ना निभाएं, जो अधिकारी है अपना दायित्व ना निभाएं और गरीब जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े, तो ये इसी आदेश के अंतर्गत आता है कि वे अपने कार्य का निर्वहन मतलब अपने कार्य को सही से करें, जिससे आम जनता के अधिकारों का हनन ना हो। तीसरा, निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत, मान लीजिए ये कोई निचली अदालत है और ऐसे ये मामला इसका नहीं है, ये जो मामला इसने उठा लिया है, कोई मामला मतलब कोई फैसला ले लिया, मान लो, या आप ही समझिए मैंने आपको एक काम दिया है कि आपको मुझे पानी ला के देना है,
लेकिन आप पानी लाने की जगह आप कुछ भी ला के दे रहे हो, रसगुल्ले ला के दे रहे हो, लेकिन मैंने तो नहीं कहा रसगुल्ले लाने हैं। तो समझ लीजिए सेम कि निचली अदालत का काम पानी लाना था, लेकिन उसने क्या किया, रसगुल्ले ला के दे दिए। तो यहाँ पर समझना ये पड़ेगा हमें कि निचली अदालत का वो काम ही नहीं था ना भाई। निचली अदालत को जो काम दिया गया, जहाँ उसको करना था वही करना था। बट अगर आप कोई और करोगे, चाहे अच्छा भी कर रहे हो, तो वो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं होता है ना। कभी कभार आपको जो कहा जाए वही करना चाहिए। सुना है ना आपने? सेम समझ लीजिए कि निचली अदालत ने जिसको जो कहा जाता है यह वो कार्य नहीं कर रहा है, किसी और काम को कर रहा है। तो जब ये कोई ऐसा काम कर देगा किसी ऐसे काम पर जिसको उसको कहा नहीं गया है, तो फिर ये निषेध आदेश लागू होगा कि भैया तुमने वो काम कैसे कर दिया, हम इस पर लगा रहे हैं रोक, क्योंकि हमने तुम्हें करने के लिए कहा ही नहीं था। इस बात को समझिए, लाइन ये कहना चाह रही है। चौथा, अधिकार पृक्ष। जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर बैठा दिया जाए, मान लीजिए कि मैंने रमेश नाम के आदमी को, ठीक है, रमेश है मान लो, ठीक है, तो रमेश को मैंने बैठा दिया है टीचर के पद पे, लेकिन रमेश को पढ़ना ही नहीं आता है, रीडिंग करनी ही नहीं आती है। तो क्या रमेश का एक पोस्ट पर, टीचर की पोस्ट पर बैठना उचित होगा? आंसर है नहीं होगा, क्योंकि जब उसे आता ही नहीं है। आजकल वैसे देखिए तो यूपी, बिहार या आपके एमपी जैसे इलाकों में ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें कुछ पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी टीचर में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ घपलाखोरी और घूसखोरी बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है। अब देखो यहाँ पे रमेश, मैंने कहा ना कि पद पर बैठने लायक नहीं, फिर भी बिठा दिया। तो ऐसा अगर मुझे पता चलता है, मतलब न्यायालय को पता चलता है कि भाई ऐसे पद पर बैठ गया है जिस पर ये लायक नहीं, तो न्यायालय फिर कौन सा आदेश जारी करेगी? अधिकार पृक्ष आदेश जारी करेगी और रमेश को उसके पद से हटा देगी। ये कहना चाह रहा है ये। अगला है पांचवा, कोई निचली अदालत जब कोई अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, बिना कोई कार्य के ऐसा कोई फैसला ले ले, कोई ऐसा मामले की बात कर दे जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं था या वो नहीं कर पाता है। तो मान लीजिए मैंने काम दिया किसी को जिसका नाम है, चलिए मान लेते हैं रामू नाम है, रामू को मैंने काम दिया भाई ये काम कर लेना, और एक व्यक्ति है श्यामू, ठीक है, तो रामू हो गया कोई सार्वजनिक अधिकारी, श्यामू हो गया निचली अदालत। इनको मैंने काम दिया भाई काम कर लेना बढ़िया से, ना तो ये काम सही से कर पाए ना ये काम सही से कर पाए। तो मैंने रामू से काम लेके दे दिया किसको? घनश्यामू को दे दिया मान लीजिए, और श्यामू से काम लेके मैंने घनश्याम को दे दिया। समझ रहे हैं? आप समझिए कि इन दोनों से मामले मैंने ले करके जो ये नहीं कर पाए किसी और को ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरित कर दिया इनसे बड़े आदमी को। इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण रिट। समझ पा रहे होंगे आप? पढ़िएगा, रटना नहीं होता, समझना होता है, उसके बाद आपको ये चीज़ें याद हो ही जाएंगी। अगला हमारा जो प्रश्न बनता है वह है मौलिक कर्तव्य से। देखिए मौलिक कर्तव्य जो हमारा है उसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं, पहले 10 हुआ करते थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वह शिक्षा का अधिकार है, जो 86वें संशोधन के माध्यम से 2002 में हमारे पास आ गया। और आज शिक्षा का अधिकार सभी को है। 6 से लेकर 14 वर्ष का जो भी बालक है, बच्चा है, उसे प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, मुफ्त है, वो तो बिल्कुल निःशुल्क है। तो देखिए कर्तव्य, समाज में रहते हुए व्यक्ति को कोई कार्य दूसरे के लाभ व समाज के कल्याण के लिए इच्छा ना होते हुए भी करने पड़ते हैं। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा काम है आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका कर्तव्य है। देखो यार, अधिकार की बात कर ली है, अधिकार चाहते हो तो कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा, है ना। अगर आप फल चाहते हो तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, इस बात को समझिए। तो समाज और राज्य के रहते हुए व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। और हमारे जो संविधान है उसमें 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से हमारे जो कर्तव्य हैं वे जोड़े गए। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो कुछ इस प्रकार से आपके कर्तव्य हैं, जिसमें पहला कर्तव्य आपका यहाँ पर है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, संविधान का मान सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, भारत की संप्रभुता, एकता। संप्रभुता का मतलब है हमारा जो फैसले हैं हम खुद लें, किसी और को उसको मत लाओ, किसी और देश की बात मत सुनो, या उसको इतना जगह मत दो कि हमारे मामलों में हस्तक्षेप करे। अखंडता मतलब अपनी ज़मीन को, अपने इलाके को बचा के रखिए, उसको मत किसी से शेयर करिए या उसको छीनने मत दीजिए। अपनी प्रकृति का, अपने पर्यावरण का उसका पालन कीजिए, उसको बचाए रखिए। भारत के सभी नागरिकों के भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किए, सभी के साथ अच्छे से रहिए। और माता पिता द्वारा जो आपके 6 वर्ष से लेकर 14 है यहाँ, ठीक है, 19 गलत है, 19 नहीं होगा, 14 वर्ष हो, ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और देश की रक्षा करना, ये आपके कुछ आपके कर्तव्य हैं। अब एक बात समझते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बोनस क्वेश्चन बताना चाहूँगा, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं, ये अनुच्छेद आपके 36 से लेकर 51 में है। और ये हमने लिया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से, ठीक है।
ये ज़रूरी क्यों है बताता हूँ। आयरलैंड से लिया है और ये राज्य को दिए गए ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो राज्य को पालन करना चाहिए। जैसे मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए है तो राज्य के नीति निश्चित तत्व किसके लिए है, राज्य के लिए है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्दिष्ट तत्व को बताइए। तो अगर आप अंत तक वीडियो में बने हुए थे तो आपको इसका फायदा हुआ। और इसी साथ दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।